Welcome to Div Study channel. Today is 23rd October 2020. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी मोटिवेशनल कोट के चलते। First question is, recently Farzad B gas field was in news. It is located at which place? हाल ही में फरजाद बी गैस क्षेत्र समाचार में था, वह किस स्थान पर स्थित है? फरजाद बी ईरान का एक गैस फील्ड है जिसे खोजा था या डिस्कवर किया था ONGC, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जो कि काम करती है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस पे, और इसका फुल फॉर्म ही है ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन लिमिटेड, ONGC का। इसने टारगेट रखा था 7 साल का, और वहाँ ईरान में ऑयल खोजने या नेचुरल गैस खोजने के लिए या डिस्कवर करने के लिए, और इसने अपना टारगेट पूरा करा और 7 साल के अंदर इसने नेचुरल गैसेस और तेल की, ऑयल की बहुत प्रचुर मात्रा में जो कि ईरान में पाए जाते थे उसे खोज निकाला। तो ईरान और इंडिया के बीच में ये समझौता हुआ, ट्रीटी हुई कि 21 अगर हम बात करें कि जो शेयर होगा कि इतना परसेंट इंडिया बेनिफिट लेगा, प्रॉफिट लेगा इन ऑयल्स का, और इतना परसेंट ईरान लेगा। ये सब कुछ बन ही रहा था, तैयार हो ही रहा था, बट USA ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ये जो न्यूज़ अभी चली थी जिसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे किसने? USA ने। और इंडिया के और USA के अच्छे रिलेशंस हैं, इसी के चलते USA ने कहा था कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड रखेगी तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए जो इंडिया है, आफ्टर ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेशंस, सब कुछ तैयार हो चुका था इसी डील को लेकर जो ईरान के साथ थी। बट एट लास्ट क्या हुआ कि हम लोगों को इसमें से हाथ पीछे लेना पड़ा, क्योंकि हम USA के साथ किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं चाहते थे। तो ये सारी कहानी थी। अब ईरान ने कहा है कि अगर आप लोग ही हाथ हटाएंगे, मतलब नहीं साथ देंगे, तो फिर हमें अकेले ही इसको आगे बढ़ाना होगा, इस प्रोजेक्ट को। और अब ईरान कह रहा है अगर आप चाहें तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, इंडिया से कहता है वो, और पर हम लोग अभी राज़ी नहीं हैं। आगे देखेंगे जब सैंक्शंस हटेंगे ईरान के ऊपर से, तब हम लोग इसमें फिर से पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो यही थी फरजाद बी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये जो गल्फ़ ऑफ हॉर्मोस जो गल्फ़ ऑफ हॉर्मोस है, वहीं पे फरजाद बी नाम की फील्ड हैं, जहाँ पे हमें मिला है बहुत ही प्रचुर मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैसेस, जो कि ONGC ने खोजा है। नेक्स्ट और चाबहार पोर्ट भी यहाँ पे हमारे द्वारा स्टार्ट की गई एक स्कीम थी कि यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया गया है ताकि हम आसानी से अफ़गानिस्तान तक जा सकें और वहाँ पे ट्रेड कर सकें। बट अब इसका भी कोई भी काम नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने ये प्लान किया था कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग रेलवे ट्रैक्स बनाने वाले थे, बट रेलवे लाइन बिछाने वाले थे, बट जैसे कि USA ने सैंक्शंस लगाए, उसके बाद सारा काम ईरान की तरफ से, इंडिया की तरफ से ईरान को सब ठप हो गया, जितना भी काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, कंटिनेंट है एशिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the United States Justice Department has filed an antitrust case against which technology? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्याय विभाग ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट मामला दायर किया है? सो आंसर इज गूगल के ऊपर पहले ही बहुत से केसेस चल रहे हैं। इंडिया ने सबसे पहले उसके ऊपर केस किया था 2018 में। इसी के चलते जिस तरह का USA ने उस पर केस फाइल किया है, उसी तरह का केस इंडिया ने 2 साल पहले ही फाइल कर दिया था। अगर हम बात करें कि USA ने किस बेसिस पे किस लिए ये केस फाइल किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो गूगल का सर्च इंजन है
वो सिर्फ उन्हीं एड्स को, ऐड की बात नहीं, जो लोग जैसे कि कोई भी कॉमन मैन है या फिर कोई भी इंसान जो भी गूगल पे सर्च करता है, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट नियर दिस एरिया, राइट, तो गूगल उस रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर दिखाता है जिससे उसने पैसे लिए होते हैं। मतलब उसने अपने सर्च इंजन पे भी जो भी कोई सर्च करता है उसके लिए भी उसने प्राइसेस रख रखे हैं और प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये एंटी ट्रस्ट, जैसे कि हम लोग कहते हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास और एंटी ट्रस्ट मतलब विश्वासघात, तो विश्वासघात जैसा केस फाइल किया है यूएसए की तरफ से। यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये केस फाइल किया है। तो क्या ये सिर्फ यूएसए के साथ ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है। अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता है या अपनी कंपनी को या फिर अपने किसी भी चीज़ को प्रमोट करना चाहता है तो वो गूगल पे पैसे देता है और गूगल अपने सर्च इंजन में वो चीज़ टॉप लिस्ट में दिखाती है। जो हाइपर लिंक होता है वो सबसे ऊपर उसका दिखाता है जो गूगल को पेमेंट करता है उसे। तो ये सारे केस था गूगल का, और हम लोगों को टोटली इनके ऊपर रिलाय नहीं होना चाहिए बिकॉज ये ट्रू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है और यहाँ के जो सीईओ हैं वो एक इंडियन हैं, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ बिल टू overturn the new act of the central government regarding farmer and agriculture? हाल ही में किस राज्य ने किसानों और कृषि के संबंध में केंद्र सरकार के नए अधिनियम को पलटने के लिए एक विधेयक तैयार किया है? सो द आंसर इज पंजाब। पंजाब की जो राज्य सरकार है उसने जो भी हाल ही में एग्रीकल्चर किसानों के लिए जो बिल आया था, जो एक्ट बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे बनाया है, पारित करवाया है, उसके खिलाफ या के लिए एक दूसरा कृषि बिल लेकर आए हैं। वो एक बिल है, एक्ट नहीं बना है। एक्ट कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट उसे मंजूरी दे देंगे तब वो एक्ट बन जाएगा, अभी तक वो बिल है। तो क्या है कृषि बिल? अगर आप लोगों को जानना है तो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, हमारे संविधान में शेड्यूल्स हैं और जैसे कि हम लोग सूचियाँ देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट सूची स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है, उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर एरियाज़ में इस कानून बना सकती है, एक्ट पास कर सकती है। और दूसरा है सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, एक्ट पारित कर सकती है। थर्ड है जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिल के, मतलब दोनों ही एक्ट पास कर सकते हैं। बट अगर दोनों में मतभेद है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है या जो मांग कर रही है उसी को सर्वोपरि रखा जाएगा। तो ये जो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम उसके लिए कोई भी एक्ट बनाना चाहते हैं तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये राज्य में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए था। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृषि बिल को एक कमर्शियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल बताते हुए ये एक्ट पारित कर दिया है। तो इस तरह से ये सेंट्रल लिस्ट में आ जाता है। तो अब हम बात करें एग्रीकल्चर क्या है इसके अंदर, इस बिल में क्या है, कृषि बिल में क्या है, या कृषि एक्ट जो बन चुका है। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है जो भी किसान अपना अनाज बेचना चाहते हैं वो डायरेक्टली उन ट्रेडर्स को बेच दें, डायरेक्टली, जो कि प्राइवेट ट्रेडर्स होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है, जो कि मंडीज़ में लगता है कि एक कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे नहीं चार्ज कर सकती। अगर वो चार्ज करती है तो आप मंडी में जाइए और वहाँ पे MSP पे सेल कर दीजिए, ठीक है। तो अगर तो पंजाब सरकार का ये कहना है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट गया या फिर हम लोग डायरेक्टली सेल करने लगेंगे उन लोगों को जो कि ट्रेडर्स हैं, जो कि प्राइवेटली ओन्ड ट्रेडर्स हैं, उनको अगर हम डायरेक्टली सेल करेंगे तो मंडीज़ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई आएगा नहीं तो मंडी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। तो हम लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये है कहना पंजाब गवर्नमेंट का। तो इसी के चलते उन्होंने ऐसा बिल लाया है इसके अगेंस्ट।
देखते हैं वो पास होता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर हैं VN सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, लेजिस्लेटिव असेंबली 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग इज टू एस्टेब्लिश अ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। नीति आयोग निम्नलिखित में से किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगी। सो द आंसर विल बी अमेजॉन। अमेजन के साथ नीति आयोग मिलकर एक क्लाउड इनोवेशन सेंटर बनाएगी, इस्टेब्लिश करेगी। अमेजन का ये इंडिया के साथ पहली बार कोई ऐसा कार्यक्रम है जो कि किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा मिलकर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म है नीति आयोग की। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये प्लानिंग कमीशन को हटाकर 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें जो वहाँ के CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत, और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें कि जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो अभी नरेंद्र मोदी हैं। अगर हम बात करें चेयरमैन की या फिर डेप्यूटी चेयरमैन की तो हैं राजीव कुमार। सो दिस वॉज दिस इंफॉर्मेशन अबाउट नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप देख सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑन Jan 1, 2015, हेडक्वार्टर रह गया था तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नंबर 5, नो 5-year प्लान्स, नो अलोकेशन ऑफ फंड टू स्टेट्स एंड मिनिस्टर। हाँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये इसे सिर्फ इंडिपेंडेंट रूप से बनाया गया है, इसके लिए किसी भी तरह का एक्ट नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फॉर्म्ड सिंगल मेंबर कमिटी अंडर हुम टू मॉनिटर स्टेबल बर्निंग एंड अराउंड द नेशनल कैपिटल। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास फसल जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एकल सदस्य समिति का गठन किया है? सो द आंसर इज ए, मदन बी लोकुर। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक इंसान को ही ऐसा क्यों कहा कि वो जाएं और ये एक अध्यक्ष की समिति क्यों बनाई? क्योंकि जैसे कि पंजाब में हम देखा जाता है कि जब भी फसल कट जाती है तो उस समय जो अवशेष बचता है फसल का, उसे बहुत बड़ी मात्रा में जला दिया जाता है खेतों में ही, और जिसकी वजह से जो धुआं होता है वो इकट्ठा हो जाता है और मूव होता है, दिल्ली को चला जाता है, और दिल्ली में एयर पोल्यूशन जैसी स्थिति हो जाती है। ऑड इवन टाइप की हमें स्कीम लगानी पड़ती है, मास्क पहन के चलना पड़ता है और घरों में बैठना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं और बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसी को देखते हुए एक रिपोर्ट आई थी जो कि किसने दी थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि अगर इसी तरह होता रहा तो जो कोरोना है उसका संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अगर हम खेतों को जलाएंगे या फिर खेतों में जो भी अवशेष बचे हैं उनको जलाएंगे तो उससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, एकल सदस्य समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष होंगे मदन बी लोकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, लोकसभा सीट हैं 7, राज्यसभा सीट हैं 3, लेजिस्लेटिव असेंबली 70। 6th क्वेश्चन, रिसेंटली बॉर्डर डिस्प्यूट वर इन न्यूज़ बिटवीन विच टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हाल ही में सीमा विवाद किन दो उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच समाचार में था? सो द आंसर इज असम एंड मिजोरम। असम और मिजोरम के बीच में अभी विवाद चल रहा है, सीमा विवाद, क्योंकि जो बाउंड्री है असम और मिजोरम के बीच में वो डेफिनेट नहीं है। उसे कभी भी बताया नहीं गया कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया असम का होगा और कौन सा पर्टिकुलर एरिया मिजोरम का होगा। और ये डिस्प्यूट इसलिए आया है क्योंकि कोरोना के संक्रमण के देखते हुए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे कि मिज़ोरम में घुस जाते हैं। जैसे कि अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, बांग्लादेश की, तो वो बांग्लादेश से सबसे पहले मिज़ोरम में जाते हैं और मिज़ोरम से वो डायरेक्टली असम में आ जाते हैं। तो इसी को चलते ये सब डिस्प्यूट चल रहा था और इसमें गोलीबारी भी हुई है। नेक्स्ट, बंदूक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है असम। असम जो कि ब्लू कलर से दिख रहा होगा आपको, और इधर येलो कलर से मिज़ोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली नेशनल पुलिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस दिवस किस तारीख को मनाया गया? सो द आंसर विल बी 21 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। क्यों मनाया गया है? ये जो नेशनल पुलिस डे है ये CRPF के जवानों के लिए मनाया जाता है। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वॉज लेड डाउन एट विच प्लेस? हाल ही में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव कहाँ किस स्थान पर रखी जा रही है? सो द आंसर इज असम। असम में ये मल्टी मॉडल पार्क लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम टू फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को निधि देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सो द आंसर इज आयुष्मान सहकार। डी इज़ द राइट आंसर। आयुष्मान स्कीम जो चल रही है हेल्थ केयर को लेकर, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही प्रभावशाली ये स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। इसी के चलते जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी इसमें भरपूर मात्रा में साथ दें और लोगों को अच्छे से बीमा या फिर लोन प्रोवाइड करें। इसी के चलते ये आयुष्मान सहकार योजना स्टार्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स हु हैज़ डाइड रिसेंटली? भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? सो द आंसर इज ए विजयलक्ष्मी रमनन। यही थी पहली महिला भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी विजयलक्ष्मी रमनन जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। So this was the last question of this video. Thank you for watching. Please do subscribe my channel and also like this video. Thank you once again.